हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लाए हैं अब आपके लिए, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और मैंने आपके लिए कहा था आपसे कि 2019 और 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है और आज से आप 2018 का अनसॉल्व्ड पेपर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं 2018 का अनसॉल्व्ड पेपर, ठीक है। तो देखिए क्या देखेंगे कि केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर 2018 सेट फर्स्ट FYFG क्लास 12, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लास 12। अब ये मेरे पास अग्रवाल, ठीक है ना, अग्रवाल का अनसॉल्व्ड पेपर है और इसका जो कोड है फर्स्ट का ये दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो आप अपने अनसॉल्व्ड पेपर पर देखते रहिए। आप सभी लोगों की मांग थी कि सर 2018 का अनसॉल्व्ड पेपर करवा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के कि पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का कह रहा है कि काय केंद्रित घन क्रिस्टल, काय केंद्रित मतलब होता है BCC, घन क्रिस्टल संरचना के एकक सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। परमाणुओं की संख्या को Z से लिखते हैं, Z बराबर 2 होते हैं, यानी कि इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, Z बराबर 2। देखिए SCC में परमाणु बराबर 1 होता है, BCC में परमाणु बराबर 2 होते हैं और FCC में परमाणु 4 होते हैं, ठीक है ना। पहले का खा 1 का खा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रकाशिक सक्रियता और परासरण दाब। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। परासरण दाब जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब पहले का ग चार धातुओं A, B, C व D के मानक अपचयन विभव, जैसे A का दिया हुआ है -3.06, B का दिया हुआ है -1.63, C का दिया हुआ है 0.40 और D का दिया हुआ है -0.80, ठीक है ना। ये मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। इनमें से प्रबल अपचायक है, इनमें से प्रबल अपचायक है। तो देखिए भैया, इनमें से प्रबल अपचायक वही होता है जिसका मानक अपचयन विभव का मान माइनस में यानी ऋणात्मक में सबसे ज्यादा होता है, वही आपका प्रबल अपचायक होता है। तो यहाँ पर A का माइनस में मान सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट का A। अब फर्स्ट का घा की बात करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का समीकरण है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण पूछ रहा है, तो K बराबर होता है 2.303/T log 10 A/A-x, ये होता है। यानी इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब इसका अंगा चलते हैं। अंगा में कह रहा है कि निम्न में से अधिकतम क्षारीय यौगिक है। तो इसमें भैया तृतीयक एमीन दिया गया है, द्वितीयक एमीन दिया गया है, प्राथमिक एमीन और अमोनिया, ठीक है ना। तो द्वितीयक एमीन यानी दूसरा ऑप्शन सही है, C2H5 का होल ट्वाइस NH द्वितीयक एमीन सर्वाधिक क्षारीय होता है, ठीक है ना। पहले का चा एक कार्बोहाइड्रेट जो सरल रूप में जल अपघटित नहीं हो सकता। सरल रूप में ऑप्शन है डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। सरल रूप में नहीं होता तो वो है आपका सेकंड ऑप्शन, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ऑलरेडी सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, इसका जल अपघटन नहीं होता, ठीक है ना। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के का। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है, एक एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 × 10⁻⁻8 कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे के परमाणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसमें देखिए दिया गया कोर की लंबाई को हम ऐसे लिखते हैं 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर और D घनत्व दिया गया 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और FCC में Z जो होता है यानी परमाणु की संख्या 4 होती है
Na एवोगैड्रो संख्या होती है जिसका मान 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है और आपसे m की वैल्यू पूछ रहा है। घनत्व का सूत्र होता है D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। ठीक है ना, हमें निकालना है m, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D इंटू ए क्यूब इंटू Na अपॉन Z। तो D का मान है 8.92 इंटू ए क्यूब का मतलब 3.608 इंटू 10 की पावर माइनस 8 की होल पावर 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करें तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 2.23 इंटू 3.608 इंटू 3.608 इंटू 3.608, ये कहाँ से हुआ, इसका होल क्यूब को खोल रहे हैं, इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है ना, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.23 इंटू 3.608 इंटू 3.608 इंटू 3.608 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, सॉरी इंटू 10 की पावर माइनस 1, माइनस के 24 प्लस के 1, है ना, इतना आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर 63.08। ठीक है ना, ये हमारा परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ओके, अब सेकंड के खा पर, दूसरे का खा कह रहा है जल में बने चीनी के 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। थोड़ा सा लंबा हो रहा सवाल, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, दिया क्या गया है, जो कुल दिया गया है डेल्टा TF का मान है वो 273.15 केल्विन दिया गया है ना। और इसके अलावा जो है कि दिया 271 गया है और टोटल इतना है, तो इसमें से क्या करेंगे, जब डेल्टा TF निकालेंगे तो माइनस 271 केल्विन को घटा देंगे। तो जब इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 2.15 केल्विन। इतने टेम्परेचर की गिरावट होती है, कमी होती है। ठीक है, आगे देखो तो इसमें क्या कह रहा है कि चीनी की बात कर रहा है ना, तो चीनी के लिए m माने अणुभार होता है। अणुभार कितना होता है 342 होता है चीनी का अणुभार। और भारानुसार यानी कि W, चीनी की स्मॉल w का मान है 5 ग्राम, तो कैपिटल W कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 बराबर 95 ग्राम। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे क्या होता है, KF का मान निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है KF, तो KF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ। अब इसको 2 बार में लगेगा तो ये हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है KF इज इक्वल टू, वैसे तो फॉर्मूला हमारा ये है, चलिए मैं लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं तो क्या मतलब हो जाएगा, KF बराबर पक्षांतर करें तो m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। वैल्यू रख देते हैं, m का मान है 342 गुणे डेल्टा TF का मान है आपका 2.15 इंटू और कैपिटल W का मान है आपका 95 अपॉन 1000, स्मॉल w का मान है 5। इसको डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, और इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 13.97 केल्विन। ये हमारा आ जाएगा KF की वैल्यू। ठीक है ना, आप चलते हैं आगे। तो देखिए इसी प्रकार ग्लूकोज के लिए, इसी प्रकार, अब ये तो हमने चीनी के लिए निकाल लिया था मान, अब इसी प्रकार हम ग्लूकोज के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के लिए m इज इक्वल टू हो जाता है 180। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है और ये भी 5% ही है, यानी कि स्मॉल w इक्वल टू 5%,
यानी 5 ग्राम, कैपिटल W इक्वल टू 95। उसी तरह 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। और KF आपका यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला, ठीक। और कह रहा है विलेन का हिमांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर डेल्टा TF निकालते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला वही लगना है, m इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अगर हम इसको पक्षांतर करें डेल्टा TF बराबर तो 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। 1000 इंटू KF का मान आपका ये आया 13.97 इंटू स्मॉल w की वैल्यू है 5 अपॉन ये हो जाएगा स्मॉल m का मान है 180 और कैपिटल W की वैल्यू है 95। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19, ठीक है ना। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या 100 गुणे 13.97 अपॉन 18 गुणे 19 बराबर। इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो 4.08 केल्विन ये हमारा टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है ना। डेल्टा TF का मान आ जाता है। लेकिन अभी हमें निकालना क्या है, इसमें कह रहा है कि हिमांक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो विलयन का हिमांक निकालना है तो लिखेंगे विलयन का हिमांक बराबर, ठीक है ना। विलयन का हिमांक बराबर टोटल कितना दिया गया 273.15 माइनस आपका 273.15 माइनस ये वाला डेल्टा TF जो निकला माइनस डेल्टा TF तो इक्वल टू हो जाएगा 273.15 माइनस 4.08 इक्वल टू, अगर इसको माइनस करें 269 पॉइंट ठीक है 0 और 7 के ये हमारा आंसर होगा 5, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का था। अब चलते हैं दूसरे के गा पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा देखते हैं। सेकंड का गा जो है द्वितीयक सेल के बारे में पूछ रहा है। द्वितीयक सेल तो सेल टॉपिक आपका हटा दिया गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अब दूसरे का घा देखते हैं। इसमें कह रहा है ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, ठीक है ना। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं क्या, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 1 क्या होता है, अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति, ठीक है ना। यानी जिस पदार्थ को अधिशोषित होना है, जिस पदार्थ को अधिशोषित होना है उसका नेचर कैसा है, अर्थात उसमें मुक्त संयोजकताएं हैं या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। नंबर 2 है अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति। नंबर 3 अधिशोषक क्या होता है, जिस पृष्ठ पर अधिशोषण होना है, जिस पृष्ठ पर अधिशोषण होना, जैसे मेज होती है, मेज पे डस्ट जम जाती है। इन दिनों कोचिंग क्लासेस, स्कूल क्लासेस बंद है, सारी डेस्कों पर क्या होगा, धूल जम रही होगी। तो धूल क्या हो गई, अधिशोष्य, और मेज क्या हो गई, अधिशोषक। तो खुरदरी सतह होगी तो ज्यादा अधिशोषण होगा, चिकनी सतह होगी तो कम अधिशोषण होगा, ठीक है ना। नंबर अगला है अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा है, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, एरिया जितना बड़ा होगा, अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा। नंबर 4 है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर अधिशोषण बढ़ाने के लिए टेम्परेचर घटाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि अणु टेम्परेचर बढ़ाने पर अणु गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती और वो अपने इस अधिशोषण प्रकृति को छोड़कर सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला है दाब का प्रभाव, नंबर 5 दाब, प्रेशर, ताप का प्रभाव लिख सकते हैं और
दाब का प्रभाव लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपके अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का है, राउल्ट का नियम पूछ रहा है, राउल्ट का नियम, ठीक है ना, राउल्ट का नियम। तो इसमें लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा नियम होता है, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये होता है। आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये कह रहा है, इसकी सीमाएं बताइए। सीमाओं के लिए क्या करेंगे, नंबर 1 विलयन तनु होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। नंबर 2 विलेय वैद्युत अपघट्य ना हो, वैद्युत अपघट्य ना हो, ठीक है ना। नंबर 3 विलेय या विलायक संगुणित ना होते हों, ठीक है ना। ये होती है सीमाएं, किसके, राउल्ट नियम की सीमाएं थी, ठीक है ना। इसी के बाद में आपका दिया हुआ है तीसरे का खा, फैराडे के नियम, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। ये आपको चैप्टर 3 में मिलेंगे, चैप्टर 3 में। वैसे तो इस साल के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको चैप्टर नंबर 3 पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिए देखिए थर्ड का गा कह रहा है कि विलयन और कोलाइडी विलयन के 2 विभेदी लक्षण लिखिए। तो एक तरफ विलयन, दूसरी तरफ कोलाइडी विलयन। क्या लिख सकते हैं, इसमें विलेय व विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। समझे, क्या होता है, समान होता है, अर्थात समांग विलयन बनता है। क्या बनता है भैया, समांग विलयन बनता है। आई बात समझ में। इसमें विलेय व विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कोटि का, तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोटि का होता है, ठीक है ना। उसने कहा 2 विभेदी लक्षण की अंतर लिखना है, ठीक है ना। विलयन और कोलाइडी विलयन के 2 विभेदी लक्षण लिखना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, विलयन की लक्षण, यहाँ पर अंतर न डाल के डालेंगे लक्षण, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है ना। नंबर 2 दूसरे नंबर पर क्या लिख सकते हैं कि इनके यानी जो विलयन होते हैं ये चर्म पत्र द्वारा यानी फिल्टर पेपर द्वारा आसानी से छन जाते हैं, ठीक है ना। चर्म पत्र द्वारा आसानी से छन जाते हैं। और नंबर 2 इधर लिखेंगे, ये चर्म पत्र द्वारा आसानी से नहीं छनते,
ठीक है ना। ये चर्म पत्र द्वारा आसानी से नहीं चलते हैं, इन्हें छानने में कष्ट होता है क्योंकि ये गाढ़े होते हैं। ठीक है ना। अब इधर का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इधर क्या होता है, शरबत ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, शरबत कॉमा नमक का विलयन हो जाएगा, नमक का विलयन इसके एग्जाम्पल हैं। और इधर एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गोंद है। आपने गोंद देखा है ना, 5 रुपए की शीशी में मिलता है, उसको अगर आप छानेंगे तो आसानी से नहीं छनेगा। ठीक है ना। अब इसी में कह रहा है तीसरे का घा। चलिए तीसरे के घा पर चलते हैं। थर्ड का घा कह रहा है फास्फोरस PF5 बनाता है जबकि नाइट्रोजन NF5 नहीं बनाता, कारण सहित लिखिए। ठीक है ना। तो देखिएगा नाइट्रोजन का पहले तो हम फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस का परमाणु 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो 7 होता है, 1s2 2s2 2p6 2p3, ये हो जाएगा 3 2 5 2 7। क्लियर। अब आप देखेंगे कि आप देख लीजिएगा फास्फोरस के बाह्य कोश में डी कोष उपस्थित होता है और नाइट्रोजन में डी कोष नहीं होता है। ठीक है ना। नाइट्रोजन में डी कोष नहीं होता है। अब आप चूंकि जानते हैं कि डी कोष में 5 कक्षक बनते हैं। कितने बनते हैं, डी में, और पी में बनते हैं 3। ये हो गया पी। तो फास्फोरस इसलिए 5 कक्षाओं में डी कोष उपस्थित होने के PF5 बना लेगा। ये NF3 तो बना लेगा बट NF5 नहीं बनाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास विस्तार करने के लिए जगह नहीं होती है। तो क्या लिख सकते हैं, फास्फोरस के बाह्य कोश में ड्यू कोष उपस्थित होने के कारण, फास्फोरस के बाह्य कोश में ड्यू कोष उपस्थित होने के कारण यह अपना विस्तार कर सकता है। इसलिए यह PF5 बनाता है, जबकि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में डी कोष अनुपस्थित है। 2D नहीं बनता ना, उपकोष अनुपस्थित है। इसलिए नाइट्रोजन NF5 नहीं बनाता। ऐसा नहीं, क्योंकि ये अपना विस्तार नहीं कर सकता। तो आपको करना कितना काम करना है, ये तो रफ वर्क था। ठीक है ना, ये इतना आपको करना होगा और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चौथे का खा कह रहा है, चौथे का डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, उनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पिछले सेटों में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने लिख दिया पुनः पूछा गया, यानी बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको रिपीट क्वेश्चन कहेंगे और ये स्वयं आपको तैयार होगा। ठीक है, कर चुके होंगे। आगे कह रहा है चौथे का निम्नलिखित समीकरणों में ए, बी तथा सी को पहचानना है। ए, बी और सी बताना है कि कौन सा यौगिक बना है, कौन सा नहीं बना। तो देखिए पहला दे रहा है C6H5NO2 SNHCl और अब चयन हो रहा है, जिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका मतलब है अपचयन हो रहा है। और जब अपचयन होगा तो एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा भैया, एनिलीन बन जाता है। ये NH2 एनिलीन प्लस 2H2 ये बन जाता है। ठीक है ना। तो इसको पहचानने की बात कर रहा है, तो इसका नाम होगा एनिलीन। ठीक है, इतना भरना है हमें। और ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ए। अब यहाँ पर दूसरी रिएक्शन में एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ नाइट्रीकरण कराएंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। ये प्राप्त होता है। ये बी है हमारा, क्या है भैया, बी है। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है,
ये हमें प्राप्त हुआ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं कि इसका ये 2H2O प्लस NaCl बैलेंस करने के लिए हो गया। ठीक है ना, अब हम आगे चले तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका अपचयन CuCl2 व HCl के साथ सेंडमायर अपक्रिया है कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन, ये प्राप्त हो जाता है। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ये हमारा C हो गया। ठीक है, तो A B C तीनों यौगिक पहचान में आ जाते हैं और आपके 3 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, चौथे का गा, 4 का जो गा है वो बहुलक के बारे में पूछ रहा है, आपका आउट ऑफ सिलेबस है। और चौथे का जो घा है वो आपका साबुन की शोधन क्रिया पूछ रहा है, ये भी आपका ये चैप्टर नंबर 15 का सवाल है और ये चैप्टर नंबर 16 का सवाल है, दोनों आउट ऑफ सिलेबस है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5वें का क्या कह रहा है? तात्क्षणिक वेग। क्वेश्चन नंबर 5वें का क्या कह रहा है? तात्क्षणिक वेग क्या है, आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो तात्क्षणिक वेग की परिभाषा क्या होती है? वैसे ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। किसी निश्चित क्षण पर, एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित समय पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण पर, याद कर ले मेरे साथ, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण पर, एक निश्चित टाइम होना चाहिए, एक्यूरेट टाइम होना चाहिए, उस समय जो वेग चल रहा होगा अभिक्रिया का, वह अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। इसे RINS, R इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। तो R इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर प्लस माइनस dc/dt। dc क्या होता है? अनंत सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन, यानी इतना कम परिवर्तन, इतना कम जिसकी गणना न की जाए। dt अनंत सूक्ष्म समयांतराल, यानी इस परिवर्तन में कितना लगा समय होता है। ठीक है ना। 5वें का खा, एल्यूमिनोतापी विधि पूछ रहा है, कह रहा है धातुओं के निष्कर्षण में एल्यूमिनोतापी विधि, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। और 5वें के गा में IUPAC नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? IUPAC नाम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लगाते हैं, ये हमारा द्विदंती लिगेंड है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा बिस एथिलीन डाइएमीन, बिस एथिलीन डाइएमीन, EN पे लगा। ठीक है ना। और Cl के कितने हैं? 2 हैं हमारे। ठीक है ना। तो डाइक्लोरो कोबाल्ट, ठीक है ना, डाइक्लोरो कोबाल्ट किसके लिए? केंद्रीय धातु के लिए कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट, अब इसकी अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 इसकी 4 हो जाएगा, 4th सल्फेट। ठीक है ना। अब यहां की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है ना, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो क्रोमेट थर्ड। ये था हमारा 5वें का गा, कंप्लीट होता है। देखिए कह रहा है 5वें का घा, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लिख सकते हैं कि आप प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल विरंजक चूर्ण, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल विरंजक चूर्ण तथा जल के मिश्रण का आसवन कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है ना। कह रहा प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल विरंजक चूर्ण तथा जल के मिश्रण का आसवन कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे होती क्रिया।
CaOCl2 विरंजक चूर्ण है प्लस जल हो गया H2O। अब क्रिया करवाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, यानी विरंजक चूर्ण जल से अब क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन देता है। अब एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH प्लस Cl2। ठीक है ना, CH3CH2OH प्लस Cl2, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये बना देगा CH3CHO एसिटिल्डिहाइड प्लस 2HCl। ठीक है ना, CH3CHO पुनः क्लोरीन से क्रिया करेगा, ये बना बुझा चूना है, ये है एसिटिल्डिहाइड, और ये जो आपका क्लोरीन आ रहा है इसमें क्या होगा, ये बन जाएगा CCl3CHO प्लस 3HCl। ये हमारा बना क्लोरल। क्या बना? क्लोरल। अब बुझा चूना है, CaOH का होल ट्वाइस कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, और क्लोरल के दो मॉलिक्यूल Cl3CHO CCl3CHO। तो देखिए इतना भाग निकल जाएगा हमारा, देखिए 2CHCl3 निकल रहा है, 2CHCl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस C। ये हमारा हो गया क्लोरोफॉर, और ये बना कैल्शियम फार्मेट। ठीक है ना, ये तो थी हमारी प्रयोगशाला विधि। अब इसकी क्रिया विधि और डायग्राम का वर्णन करना है, तो आइए देखते हैं। तो पांचवें के घा में था प्रयोगशाला विधि और उसके समीकरण हो चुके थे। उसने कहा था सचित्र वर्णन कीजिए, क्वेश्चन ने कहा था, तो सचित्र वर्णन में चल रहे हैं। क्या लिख सकते हैं? एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में, ठीक है ना, गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में C2H5OH, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम को देखकर वर्णन करना है, प्लस CaOCl2 प्लस H2O के मिश्रण को लेकर बालू ऊष्मक की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक है ना, आपको दिख रहा है गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में C2H5 और CuLTH2O का मिश्रण लेते हैं, जिसे बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे देखिए क्या बनेगी, फलस्वरूप क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, जो संघनित्र से द्रवित होकर ग्राही में एकत्र हो जाती है। ठीक है ना, संघनित से द्रवित होकर ग्राही में एकत्र हो जाती है और हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो ये था हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर की क्रिया, और ये सब क्रिया विधि हो गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के का पर। 6वें का क्या कह रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद लिखिए। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद लिखना है। तो देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, बात करते हैं, तो हम आपको ये 3 विधियां थ्योरी में भी मिल जाएंगे, नोट्स में भी मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे, आपके जहां पर आप रह रहे हैं आपके सर ने करवाया होगा। ठीक है ना, तो कोई भी 2 विधियां कम से कम करना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना तो आपको करना ही होगा।
अथवा में कह रहा है, ठीक है, छठवें का तो आपका कंप्लीट हो गया। और इसका जो अथवा है वो कह रहा है कि एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद के 2 परीक्षण दीजिए। एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद के 2 परीक्षण लिखना है और संबंधित समीकरण लिखना है, ठीक है ना। तो नंबर 1 पर लेते हैं, आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, आयोडोफॉर्म परीक्षण, ठीक है ना। क्या लेते हैं, आयोडोफॉर्म परीक्षण। 2 परीक्षण देने हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि एथेनॉल आयोडोफॉर्म देता है जबकि मेथेनॉल नहीं देता। तो यहां लिख सकते हैं एथेनॉल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है जबकि मेथेनॉल नहीं देता, है, ठीक है ना। यानी मेथेनॉल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता जबकि एथेनॉल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो देखिए क्या होगा, C2H5OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH, ठीक है ना। यानी अगर एथेनॉल की आयोडीन के साथ क्षार की उपस्थिति में, एथेनॉल की आयोडीन के साथ क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, आयोडोफॉर्म, CHI3, ये आयोडोफॉर्म बन जाता है, प्लस 5Na निकल जाएगा, प्लस HCOO Na निकलेगा, सोडियम फॉर्मेट, प्लस ऑक्सीजन की जोड़ लेते हैं तो 6 और 1 7, 2 निकल गए यानी कि 5, ठीक है ना। मतलब 5H2O आपका बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है कौन, एथेनॉल। और अगर यहीं पर करते हैं CH3OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH, या इसको बैलेंस तो बाद में कर लेते हैं, NaOH इससे क्रिया करवाते हैं तो नो रिएक्शन, अर्थात कोई अभिक्रिया नहीं देता है, अर्थात ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। इसीलिए आपको कहा गया था कि एथेनॉल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है जबकि मेथेनॉल नहीं देता है, ठीक है ना। नंबर 2 पर बात करते हैं, मेथेनॉल एथेनॉल की तुलना में, ठीक है ना, मेथेनॉल एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है, यानी मेथेनॉल ज्यादा अम्लीय है किसकी, एथेनॉल की अपेक्षा। अतः मेथेनॉल जलाने पर, ठीक है ना, मेथेनॉल जलाने पर सफेद धूम्र के साथ जलता है, ठीक है ना, जबकि एथेनॉल नीली धूम्र के साथ जलता है, ठीक है ना, नीली। तो ये थे इसके एथेनॉल और मेथेनॉल के 2 परीक्षण। अब इसमें चलते हैं छठवें के खा पर। छठवें का खा कह रहा है क्या होता है जब, केवल अब क्रियाएं देनी है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं। तो इसका सूत्र होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca, और इसको हम गर्म करते हैं तो बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस CaCO3, ये बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा कह रहे हैं एसिटिलीन को तन H2SO4 व HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना। तो एसिटिलीन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस इसके जल से क्रिया करवाते हैं, वो भी कब, जब तनु H2SO4 और तनु HgSO4 उपस्थित होता है तो अब क्रिया करवाते हैं। तो ये क्या होता है, ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है ना। ये बनता है विनाइल अल्कोहल, क्या बनता है, विनाइल
एल्कोहल, ठीक है ना। अब इसमें होता है पुनर्विन्यास। क्या होता है? पुनर्विन्यास, यानी ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो जब पुनर्विन्यास होगा तो ये बना देगा CH3CH, एसिटिल्डिहाइड, ठीक। क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। एसीटोन यानी कि CH3CO प्लस CHCl3 गिव्स आउट बन जाएगा CH3Cl3COH CCl3, क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन। फार्मेलिन की अमोनिया के साथ जल ऊष्मक पर अभिक्रिया होती है। फार्मेलिन यानी फार्मेल्डिहाइड 6HCHO प्लस 4NH3 गिव्स आउट बनेगा CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2, ये बनता है यूरोट्रोपिन। एसीटोन की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण से होती है। एसीटोन की अभिक्रिया अगर हम विरंजक चूर्ण से करवाते हैं तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, यानी लिख सकते हैं 2CH3COCH3 प्लस CaOCl2, ठीक है ना, CaOCl2। तो ये बन जाएगा क्या? CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस 2CHCl3। रुकिए, इसको ऐसे नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे पद में लेते हैं कि CaOCl2 प्लस H2O अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। फिर एसीटोन की क्रिया CH3CO प्लस 3Cl2 गिव्स आउट बनेगा CCl3COCH3, यानी क्लोरीन ये बन जाता है, ठीक है ना, ट्राइक्लोरोएसीटोन प्लस 3HCl, ठीक है ना। अब इसकी जो है CaOH प्लस CCl3CHO CCl3COCH3 और CCl3COCH3, तो ये बनेगा 2CHCl3 प्लस CH3COO का होल ट्वाइस C, ये बनेगा, ये क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया है हमारी, आए समझे। तो ये छठवें का खा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम आगे। छठवें का खा का पहला कह रहा है यूरोट्रोपिन क्या है, इसके बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं, ठीक है ना। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं और इसके बनाने का समीकरण होगा, अभी आपने लिखा था 6HCHO प्लस 4NH3 गिव्स आउट बनेगा CH2 का होल 6N4, ये हमारा यूरोट्रोपिन है प्लस 6H2, ठीक है ना, ये यूरोट्रोपिन है। तो ये पहला कंप्लीट होता है। दूसरे में कह रहा है मेसेटिलीन प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, ठीक है ना। मेसेटिलीन कैसे प्राप्त होगा? तो देखिए 3CH3CO मेसेटिलीन, यहाँ डाल दो मेसेटिलीन, ठीक। CH3 एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मेसेटिलीन प्राप्त हो जाता है। CH3 और CH3, ये हमारा मेसेटिलीन हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? मेसेटिलीन हो जाता है प्लस आपका 3H2O बच जाता है। क्लियर हुई बात? ये था हमारा मेसेटिलीन प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण। आगे दे रहा है फार्मेल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड में विभेद लिखना है, यानी अंतर करना है आपको। नंबर 3 पर है, तो एक तरफ डाल देते हैं हम फार्मेल्डिहाइड और दूसरी तरफ डाल देते हैं एसिटिल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड, ठीक है ना। ये तीसरा पार्ट चल रहा है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि फार्मेल्डिहाइड जो है HCHO यानी कि फार्मेल्डिहाइड, ठीक है ना,
फॉर्मल्डिहाइड सांद्र NaOH व आयोडीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता, कोई अभिक्रिया नहीं करता। यानी अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा HCHO प्लस NaOH प्लस I2 गिव्स आउट नो रिएक्शन, ठीक है ना, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है ना। एसेटल्डिहाइड में क्या लिख सकते हैं, एसेटल्डिहाइड सांद्र NaOH व आयोडीन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप आयोडोफॉर्म बनाता है, आयोडोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है भैया, आयोडोफॉर्म बनाता है। तो लिख सकते हैं क्या, CH3CHO प्लस 3I2 प्लस 4NaOH गिव्स आउट CHI3 प्लस 3NaI प्लस HCOONA प्लस ऑक्सीजन 4 और 1 5, जिसमें 2 निकल गई यानी कि 3H2। ये आयोडोफॉर्म हो गया, ठीक है ना, ये अभिक्रिया होती, ये अंतर हो गया इसमें। आगे कह रहा है फेलिंग विलयन को, इसी का चौथा पार्ट कह रहा है फेलिंग विलयन को कौन कौन से यौगिक अपचयित करते हैं, ठीक है ना। नंबर 4 है फेलिंग विलयन को कौन कौन से यौगिक अपचयित करते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे कि HCOOH, HCHO, ठीक है ना, और CH3CHO। मतलब अगर हम लैंग्वेज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि ऐसे कर दें थोड़ा सा, वे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह उपस्थित होता है वे फेलिंग विलयन का अपचयन करते हैं, वे यौगिक फेलिंग विलयन का अपचयन करते हैं, जैसे HCHO, CH3CHO, HCOOH। अब आप एक बार ये कह सकते हैं कि इसमें कहाँ से आ गया एल्डिहाइड समूह, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, इसमें तो COOH समूह। तो अगर हम इसकी संरचना को खोलें, ठीक है ना, तो क्या बनता है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारा एल्डिहाइड CHO समूह प्राप्त हो जाता है, इसलिए जो है ये भी फेलिंग विलयन का अपचयन कर देता है, ठीक है ना, ओके। अच्छा भैया, तो ये हो गया आपके 4 पार्ट हो गए। इसका 5वां कह रहा है फार्मेलिन क्या है। फार्मेलिन क्या है, तो इसका 5वां पार्ट देखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। ये थे आपके 5 पार्ट। 6वें के खा के अथवा के, जिसमें कह रहा है कि फार्मेलिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। 7वें का कह रहा है क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की डीकन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, नामांकित चित्र के साथ वर्णन करना है। और तो ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 के पार्ट C, ठीक है ना, पार्ट C में इसका आंसर मिलेगा, फिर डिटेल में लिखा हुआ है। और कह रहा है क्लोरीन की जल से अपक्रिया करवानी है, उसमें इसी में जोड़ रहा है क्लोरीन की जल के साथ कैसे अपक्रिया होती। तो क्लोरीन को क्या करते हैं, जब क्लोरीन को हम जल में प्रवाहित करते हैं तो जल में घुलकर ये पीले रंग का क्लोरीन जल बनाती है, यानी येलो कलर का क्लोरीन जल बनाती है, जो सूर्य के प्रकाश में O2 निकालता है। अगर सनलाइट में रखा जाए तो क्या निकालता है, O2, तथा हाइपोक्लोरस अम्ल भी बनाता है, जो सूर्य के
प्रकाश में अपघटित होकर O2HCl बनाता है। कैसे क्रिया होती है आइए देखते हैं। Cl2 प्लस H2O, ठीक है ना, Cl2 प्लस H2O लेते हैं तो क्या बनता है HCl, एक तो हाइड्रोक्लोरिक और दूसरा हाइपोक्लोरसम HOCl बनता है, ठीक है ना। फिर आप लेते हैं HOCl, कह रहा है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर यानी सनलाइट अपघटित होकर O2 यानी O2 प्लस HCl बनाता है, ठीक है ना। O2 प्लस HCl बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2HCl बनाता है, ये बच जाती है, ठीक है ना। इस तरह से क्लोरीन जल से अभिक्रिया करती है। सातवें के का अथवा कह रहा है अमोनिया का निर्माण, ये आपको अमोनिया का औद्योगिक निर्माण करना है, प्रयोगशाला विधि, जो कि आपको चैप्टर नंबर 7 के पार्ट ए में मिलेगी। अमोनिया की कॉपर विलयन से क्रिया करवाते हैं तो अमोनिया प्लस कॉपर का जलीय विलयन बन जाएगा, संकर आयन बनता है और ये प्राप्त होता है ब्लू PPT यानी कि नीले अवक्षेप के रूप में ये प्राप्त होता है। तो ये सातवें का कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सातवें के खा पर। सातवें का खा का अथवा, ठीक है ना, सातवें के खा का सातवां का खा कह रहा है विटामिन A, C एवं D का नाम, स्रोत एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। तो ये सब लिखा हुआ है, नाम उनका सूत्र भी मैंने दिया है, स्रोत और रोग भी लिखा हुआ है। और इसका जो अथवा दिया हुआ है DNA प्रोटीन वसा पर टिप्पणी लिखने के लिए, तो ये आपको, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 14 से मिलेगा। रिपीट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये आपका मैंने लिख दिया चैप्टर नंबर 14 से। और अब आपका ये चैप्टर सेट नंबर फर्स्ट 2018 का कंप्लीट होता है। नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिएगा, आपको सारे सेट करवाए जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।